अब देखो, सप्लाई ऑफ लेबर बड़ी है डिमांड ऑफ लेबर से, ठीक है? तो वर्कर्स कैसे मिलेंगे? हमें कम पैसे में भी नौकरी दे दो। तो फर्म्स क्या कर लेंगी? वर्कर्स को हायर हायर कर लेंगी, ठीक है? हायर कर लेंगी। अब देखो, वेजेस क्या हो जाएंगे? इससे कम हो जाएंगे। वेजेस क्या हो गए? कम हो गए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो चीपली क्या करने लगे? हायर करने लगे लोग, है ना? ये हुआ। अब चीप वेज का असर क्या पड़ेगा? देखो, सबसे पहले असर पड़ा वेज में, एक्सेस सप्लाई का असर पड़ा वेज में, ठीक है? फिर वेज का असर पड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का असर पड़ा किसमें? चीप एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? चीप हो गया, ठीक है? अब एम्प्लॉयमेंट चीप हो गया तो फर्म क्या चाहेंगे कि हम और एम्प्लॉयमेंट कर लें, क्योंकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जा रही है? बढ़ रही है। तो एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ गया। समझ में आ रही बात? अब एक्सेस सप्लाई थी, मतलब सप्लाई ज़्यादा थी, फिर से, और डिमांड कम थी, लेकिन अब फिर से एम्प्लॉयमेंट मतलब डिमांड ऑफ लेबर क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आया? तो मान लो सप्लाई ऑफ लेबर इतनी थी और डिमांड ऑफ लेबर इतनी थी, फिर अब सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गई? अ, मतलब वेजेस कम हुए, ठीक है? तो फर्म ज़्यादा डिमांड ऑफ लेबर भी करने लगी। तो ये कम नहीं हुआ, लेकिन ये इक्वल हो गया, ठीक है? क्योंकि वेज जैसे जैसे बढ़ेंगी डिमांड ऑफ लेबर वैसे वैसे कम हो जाएगी, वेज जैसे जैसे बढ़ेगी सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सप्लाई और ये डिमांड यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो OW1 में, और ये है OE1। अब मान लो सप्लाई ऑफ लेबर कर्व जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गई डिमांड ऑफ लेबर से। अरे यार, ये क्या बना रही हूँ मैं? तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या हो गई? कम हो गई, सॉरी, कम हो गई डिमांड ऑफ लेबर। तो सप्लाई ऑफ लेबर कम हो गई डिमांड ऑफ लेबर से, तो क्या हो रहा है? देखो, अब ये डिमांड कर्व में सप्लाई कर्व जो है ये आ गई यहाँ S1 मान लो, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ इंटरसेक्ट कर रही, तो देखो वेजेस क्या हो गए? बढ़ गए। अब देखो इस सिचुएशन में क्या हुआ? वेजेस बढ़ गए, क्योंकि वेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल है। वेजेस बढ़ गए तो डिमांड की जो क्या बोलते हैं, डिमांड में क्या असर पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगी? फर्म्स की बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो उन लोग प्राइसेस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, ठीक? प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो आप यहीं से समझ लो कि डिमांड भी उन लोग कम कर देंगे। अब प्राइसेस बढ़ा देंगे तो डिमांड प्राइसेस की कम होगी, और डिमांड प्राइसेस की कम होगी तो लेबर की भी कम जरूरत पड़ेगी, लेबर की कम जरूरत पड़ेगी तो डिमांड जो बढ़ी हुई थी अब फिर से सप्लाई की क्या हो जाएगी? इक्वल आ जाएगी, ठीक है? और वहीं एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में देख लो आप, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में लेबर कम हो गई, अब लेबर क्या हो गई? बढ़ गई। लेबर क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब लेबर बढ़ रही है तो नया वेज रेट कहाँ आया? यहाँ आया, मतलब वेज रेट क्या हो गई? कम हो गया। फिर से फ्लेक्सिबल है तो वेज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। अब कम होंगी तो वेज क्या होएगा कि देखो यहाँ सप्लाई बढ़ी है डिमांड से, तो वेज रेट क्या हो गई? कम हो गई। वेज रेट कम हुई तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होएगा तो डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स बढ़ जाएगी। अब डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स बढ़ाएगी डिमांड फॉर लेबर को, तो ये जो ज्यादा था अब ये फिर से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही सारे मार्केट फंक्शन करेंगे, ठीक है? समझ में आ रही है आपको बात? अब यहाँ हमने लेबर मार्केट की बात करी। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग देखें तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर हम यहाँ ले लें, इन्वेस्टमेंट और सेविंग यहाँ हम लें क्या? इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कौन बढ़ता है? हमारा सेविंग। तो ये हो गया हमारा सेविंग कर एस वाला। और इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कम कौन होता है? हमारी डिमांड, मतलब इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गई डिमांड, मतलब ये इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग, या सप्लाई और सेविंग, डिमांड और इन्वेस्टमेंट। तो इसमें भी सेम रहेगा, ठीक है? मान लो सेविंग बड़ी हो गई, सेविंग बढ़ गई इन्वेस्टमेंट से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और कम हो जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर से सेविंग या तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी या तो सेविंग कम हो जाएगी, है ना? तो ये हो गए हमारे कौन सा मार्केट? कैपिटल मार्केट। और प्रोडक्ट मार्केट की बात करो तो यहाँ मान लो प्रोडक्ट है, आउटपुट है, या फिर, और यहाँ पे हमारा प्राइस। अब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन में क्या होगा? सप्लाई मतलब बढ़ गई डिमांड से, तो प्राइस लेवल कम हो जाएंगे। प्राइस लेवल कम हो गए तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो ये फिर से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो ये था। अब आप तीनों मार्केट को अलग अलग ग्राफ बना के अपने पेपर में समझा सकते हो, और पूरे ग्राफ भी लिखना यहाँ पे, और आप पूरा मैकेनिज्म भी समझाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। बात करेंगे रोल ऑफ मनी की, कि मनी का रोल क्या है। सारी चीज़ हो गई, मनी का रोल क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में। तो मनी इज न्यूट्रल। क्लासिकल थ्योरी जैसे हमने पढ़ा था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होती है एम इक्वल्स टू पीटी। एम मनी सप्लाई, वी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी प्राइस लेवल, और टी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है? अभी यह बाद में देखेंगे। तो कांस्टेंट क्या किया रखे हमने? वेलोसिटी और ट्रांजैक्शन को, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन को। वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? हाउ मेनी टाइम्स यूनिट ऑफ मनी इज यूज्ड टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अ ईयर। तो क्या होता है? या फिर एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स इन अ गिवन पीरियड। मतलब मान लो 100 रुपए, तो 100 रुपए से मैंने वेजिटेबल ली, फिर 100 रुपए से बुक वाले ने, वेजिटेबल वाले ने बुक ली, फिर बुक वाले ने कपड़े लिए। तो ये कितना हुआ? वेजिटेबल, बुक और क्लोथ्स, तो 3 टाइम्स हुआ। तो एक ही 100 रुपए 3 बार घूमे, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मनी। फिर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर टी इज द टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग ए पीरियड। मतलब ये आप लोग मान लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज ट्रांजैक्शन। अगर एक ईयर में 1 करोड़ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हुआ, गुड्स का ट्रांजैक्शन हुआ मतलब पैसे दिए, और 50 लाख सर्विसेज का, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी? 1.5 करोड़। मतलब टोटल आउटपुट और ट्रांजैक्शन सेम है, मतलब ट्रांजैक्शन उसी का होगा ना जो टोटल आउटपुट प्रोड्यूस होगा, और टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू टोटल डिमांड। तो ये क्या है? टोटल आउटपुट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इक्वल है। अब सिंस टोटल आउटपुट क्या है हमारा? बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो फुल एम्प्लॉयमेंट में, तो ट्रांजैक्शन भी नहीं बढ़ सकता, तो हमने ट्रांजैक्शन को ले लिया क्या? कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट क्यों लिया वेलोसिटी ऑफ मनी को? क्योंकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या बिलीव करते थे कि पीपल हैव फिक्स्ड हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, है ना? कि पीपल जो है ज्यादा बढ़ा नहीं लेंगे और ज्यादा कम नहीं कर लेंगे अपनी स्पेंडिंग को। इन शॉर्ट रन की बात की गई है, पीपल डोंट सडनली
मतलब पीपल जो है सडनली फास्ट या फिर स्लो नहीं कर लेते अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को, ठीक है। तो इसलिए हमने माना है कि ये कांस्टेंट है। और वहीं वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इज इक्वल्स टू आउटपुट, और इकोनॉमी किसमें ऑपरेट करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो आउटपुट ऑलरेडी मैक्सिमम है, या फिर पोटेंशियल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, और टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज वगैरह फिक्स्ड है, तो आउटपुट को हम क्या नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन भी कांस्टेंट होगा। तो ये दो चीजें सिंस कांस्टेंट है, तो मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस लेवल। अब मनी सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस लेवल से क्या मतलब है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर हम मनी सप्लाई को बढ़ाएं तो प्राइस लेवल बढ़ेगी, और अगर हम मनी सप्लाई को कम करें तो प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। तो मनी इज न्यूट्रल का मतलब है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज रिमेन्स अनचेंज। मतलब अगर हम मनी सप्लाई में कोई चेंज ला रहे हैं तो उससे सिर्फ प्राइस लेवल या फिर कुछ सिर्फ इन्फ्लेशन में फर्क पड़ रहा है, आपके आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है रोल ऑफ मनी, और इसी के साथ हमारी पूरी थ्योरी क्या होती है, खत्म होती है।